बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, ईरान इसराइल अमेरिका जंग के बारे में हम बात करेंगे। मुल्क की मैशत और इस वक्त पूरी दुनिया की मैशत जो है वो डावाडोल नज़र आ रही है। इस तमाम तर सूरत हाल से पेट्रोल की कीमतें यूके में बढ़ा दी गई, ऑस्ट्रेलिया में पहले बढ़ा दी गई थी। पाकिस्तान में आज एक्सपेक्टेड था कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई। हमारे पास जो इंटरनली सूरत हाल है मैशत की, वो पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसके बाद से, इस सूरत हाल के बाद से मामला मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे, ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की दाखिली सरहद पर बात करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी खबर गवर्नर सिंध की तब्दीली है। इस मौके के ऊपर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फ़राह खान साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारा साथ दे रही हैं, मिस्टर शाहिद मसूद साहब तहरीक इंसाफ से हमारा साथ दे रहे हैं, कादर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साथ दे रहे हैं, जबकि शहजाद फारूकी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कादर मंदुखेल साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा और जानना ये चाहूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, इस वक्त जो सफारती तौर पे पाकिस्तान अपना एक रोल प्ले कर रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस तमाम तर सूरत हाल में? हम हमारी डायरेक्शन ठीक है या इससे बेहतर कुछ जो है वो किया जा सकता था? देखिए जी, बिल्कुल इस वक्त तक तो ठीक चल रही है, इस वजह से कि हम एक ऐसे खतरे के बीच में हैं कि हमारे ताल्लुकात और बल्कि इन्वेस्टमेंट चाइना की भी है। हमारा जो है ना वो दोस्ती या ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी है। हमारा दिफाई मुआहदा जो है ना वो सऊदी अरब के साथ भी है, और हमारे हमसाया ताल्लुकात ईरान के साथ भी अच्छे। और दो मुल्कों से हमारी जंग भी है, एक हिंदुस्तान की तरफ से मशरकी सरहद पे और एक अफगानिस्तान की मगरबी सरहद पे। तो इस वजह से पाकिस्तान का जो सूरत हाल है वो बड़ा एक नाजुक सूरत हाल है, और बड़ा सोच समझ के हमें कदम उठाना है। इस वजह से कि हम अगर देखो इस जंग में बरतानिया जो ना कूद चुकी है, फ्रांस कूद चुका है उसमें, मिडिल ईस्ट पूरा जो ना वो उसके लपेट में आ चुका है। और हम वैसे दो मुल्कों से, दो पड़ोसियों से हालांकि जंग में, अल्लाह ना करे कि ईरान वाली या अमेरिका वाली जंग में हम भी मलूस हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह वजीर आजम और फील्ड मार्शल साहब गए और सऊदी रहनुमाओं के साथ जो बातचीत की है, और यही मैसेज अगर ईरान को भी दी है कि हमारा दिफाई मुआहदा है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। और ओवरऑल अगर देखा जाए कि जो अफगानिस्तान की तरफ से, उस पर मैं जरूर ये खदशात जाहिर करूंगा कि हम क्यों चाइना के साथ बात नहीं कर रहे कि चाइना के इन्वेस्टमेंट हमसे ज्यादा जो ना अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में भी है, वो चाइना अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर रहा है। सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है, सऊदी अरब पर हमला, हम पर हमला है, हम पर हमला, सऊदी अरब पर हमला है। तो इस हवाले से सऊदी अरब क्यों खामोश है? अफगानिस्तान के ऊपर उनका असर सुख भी बड़ा ज्यादा है, उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? और फिर मैं ये समझ रहा हूँ इस खिते में एक अजीब सूरत ये है कि हम ईरान के दोस्त, ईरान के दुश्मन इसराइल, इसराइल का अमेरिका का दोस्त और इसराइल पाकिस्तान का दोस्त। हमारी जंग अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की दोस्ती चाइना से, हमारी दोस्ती चाइना से, चाइना की दुश्मनी हिंदुस्तान से, हमारी दुश्मनी हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की दोस्ती अफगानिस्तान से। तो एक अजीब सूरत हाल है, अल्लाह ही खैर करे। बिल्कुल सही है। मैं मिस्टर शाहिद साहब, सेम सवाल आपसे सर डायरेक्शन ठीक है सर हमारी खारजा पॉलिसी की? क्योंकि बड़ा क्रिटिकल मामला है इसके अंदर। एक तरफ आपका हमसाया बरदर इस्लामिक मुल्क ईरान, दूसरी तरफ खलीजी रियासतें सऊदीया, और देन अमेरिका से भी जा रहे कि आपके मफादात हैं। तो जिस तरीके से मैं एक लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि बच बचा के पाकिस्तान चल रहा है, शायद इससे बेहतर कोई और स्ट्रेटजी हो नहीं सकती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने दावत दी और बात करने का मौका दिया। गुजारिश ये है कि पॉलिसी जो हमने लेकर चल रहे हैं अभी तक, इसके अंदर अगर बहुत बेहतर होता, अगर पार्लिमान को इसके अंदर एतमाद नहीं दिया जाता, जिसका मतलब ये था कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने जो हुकूमत वक्त है उसके पीछे खड़ी होती है। हालांकि ऑपोजिशन ने बार बार ये बात की कि हमें इसके ऊपर एक डिस्कशन रखनी चाहिए, हमें जो है पार्लियामान के अंदर एक सेशन बुलाना चाहिए जिसके ऊपर हमें खुल के इस हवाले से बात करनी चाहिए, और पाकिस्तान को इंटरनेशनली खुल के एक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। जिस तरह शुरू से हमने एक मौक़िफ़ इसराइल के हवाले से लिया हुआ है कि हमने कभी उसको तस्लीम नहीं किया। तो इस वक्त जो मामला है, अब देखें, पार्लियामान के अंदर डिस्कशन ना होने की वजह से हम दो तरह की जो है सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं। एक तरफ तो हम जो है आयतुल्लाह खामनाई साहब के बेटे मुस्तफा खामनाई साहब को खत लिखते हैं और उसके अंदर उनके साथ इजहार हमदर्दी करते हैं, उनके वालिद साहब की शहादत के ऊपर हम बात करते हैं और उनसे उनके साथ खड़े होने का हम बात करते हैं। उस लेटर का एग्जैक्टली मतलब यही था।
लेकिन दूसरी साइड पे हम जब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाते हैं तो हम ईरान के जो हमले हैं उनको हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, उसके खिलाफ हम वोट देते हैं। तो इंटरनेशनली हम लोग एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम लोग वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास। हम लोग हमेशा से क्लेम करते रहे हैं कि हम लोग इस्लामी दुनिया को लीड करने वाले हैं, ना कि हम लोग बाकी इस्लामी मुल्कों के पीछे चलने वाले हैं। कल जो प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सऊदी अरब में एक बहुत अच्छा मामला था, और इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर शुरू से बात होती रही है कि जिस तरह अमेरिका के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप थे हमारे जो हाइब्रिड रिजीम के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं, तो चाहिए ये था कि अमेरिका के साथ भी अगर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हमें कुछ समझते हैं, क्योंकि पिछले काफी अर्से से आपने देखा कि वो जो गजा पीस प्रोसेस था, गजा बोर्ड, वो किधर गया, अब तो उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। और उस वक्त भी हमने पार्लियामान के साथ किसी किस्म की कोई डिबेट नहीं की थी, और हम जाकर भाग के कूद पड़े और हमने गजा पीस बोर्ड का हिस्सा बन के उसके बाद अब बताएं वो पीस कहाँ गया। ईरान के अंदर जितनी हालातें हो रही हैं, मुसलमान मर रहे हैं, और वहाँ पे स्कूल के अंदर बच्चों को मारा जा रहा है, 200 बच्चे सारे फिल्म मर रहे हैं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल लॉ, उसकी वायलेशन हो रही है। लेकिन पब्लिकली क्रिटिसाइज हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोगों ने अपना जो है पार्लियामान के अंदर ये एक हमने कैटेगोरिकल स्टैंड अभी तक नहीं ले पाए। हम लोग वो जिसको कहते हैं कि जंग टपाओ वाली पॉलिसी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ हमारा आना चाहिए। जो इंटरनेशनली चीजें गलत हैं उनको हमें आगे लग के जो है क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गलत है, जहाँ पे इसराइल गलत है, हमें खुल के एक मौक़िफ़ लेना चाहिए कि जो पॉलिसीज जो ले रहे। जिस तरह आपने देखा स्पेन था, बड़े अरसे से एक अलाय था यूनाइटेड स्टेट्स का, यूनाइटेड स्टेट्स उसको धमकियां भी दे रहा है, ब्रिटेन को जो है धमकियां दी प्राइम मिनिस्टर को। किस तरह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पुकारते रहे कि अगर तुम हमारे साथ इस वक्त जंग के अंदर नहीं हो तो हम भी आने वाले वक्तों के अंदर देखेंगे। तो ये एक ऐसा मामला था, और जिस तरह आपने देखा कि रशिया जो है वो खुल के सामने आ गया, और अब रशिया की जो सैंक्शंस थी पेट्रोल के हवाले से या ऑयल प्रोडक्ट्स के हवाले से, वो 30 डेज के लिए उनको उस सारों को जो है वो उठा दिया गया है, और पूरी दुनिया उसके साथ कारोबार कर रही है। ईरान जो है वो डट के खड़ा हुआ है, अमेरिका को नहीं समझ आ रही किस तरफ जाया जाए। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हमें अभी भी वक्त है कि पार्लियामान के अंदर एक लंबा सेशन हो, उसके अंदर एक एक चीज के ऊपर डिस्कशन की जाए, क्योंकि बड़े क्रिटिकल हालात है। जिस तरह बिल्कुल सही साहब ने कहा कि हम इस वक्त हालत जंग के अंदर अफगानिस्तान के साथ हैं, अफगानिस्तान इस वक्त अलाय है इंडिया का, अफगानिस्तान इस वक्त बड़ा करीब है चाइना के। तो इन सारे मामलात को पार्लियामान के अंदर जरूर जो है वो डिस्कशन की जरूरत है। बिल्कुल सही है। फराह खान साहब, अपोजिशन का ये मुतालबा कोई नाजायज़ तो नहीं है कि पार्लियामान में मामले को लेके आए, सबको एतमाद में लीजिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस इस वक्त माशाल्लाह, मैं अगर तारीख के पन्नों को पीछे पलटूं तो मुझे पाकिस्तान कभी इतना कॉन्फिडेंट नजर नहीं आता जो माशाल्लाह आजकल पाकिस्तान जिस प्रिंसिपल स्टैंड के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर हम ईरान की बात करें तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने जो ईरान पे जो एक सूरत हाल आई है, तो अगर आप वहां देखें पाकिस्तान ने यूएन के प्लेटफॉर्म पे बहुत ही क्लियर स्टांस लिया है। अगर आप फिर देखें जीसीसी कंट्रीज का, तो पाकिस्तान ने डेफिनेटली उनकी तरफ भी अपनी सपोर्ट बढ़ाई है। और जो बात हो रही है इंडिया की, बात हो रही है इजराइल की, तो देखें इस तरह की सूरत हाल अगर इंडिया जो है वो इजराइल का साथ देता है, जो कि 25 फरवरी को मोदी साहब गए हैं और उसके बाद जो है इजराइल ने ईरान पे ये दावा बोला है, तो इन दोनों कंट्रीज को ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है, आप उस तरफ नहीं आ सकते। ये तो क्लियर हो गया। अगर इंडिया अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान पे वार करता है, तो देखें पहले वो डायरेक्ट जुर्रत करता था, अब आप उसको देखें कि उसकी जो वो हिम्मत है वो कितनी सिपट गई है, वो कितनी श्रिंक हो गई है कि उसकी जुर्रत नहीं हो पा रही है कि वो पाकिस्तान पे डायरेक्ट वार करे। इसलिए वो अपनी प्रॉक्सीज को कभी बीएलए, कभी टीटीपी, तो इसके जरिए पाकिस्तान को जो जर्ब देने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल खड़े होके और बड़ी जुर्रतमंदाना अंदाज से उसका मुकाबला कर रहा है।
फिर आप आ जाइए अफगानिस्तान की साइड से होते हुए इसराइल से आगे बढ़ते हुए अमेरिका। अमेरिका जो आप बोर्ड ऑफ पीस भी कह रहे हैं, अमेरिका पाकिस्तान के कभी ऐसे ताल्लुकात के वो बैक वक्त जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ जहां पे जंग छिड़ी हुई है उस कंट्री के साथ, फिर सऊदिया के साथ, जो कि आप कह रहे हैं कि वहां सऊदिया नजर नहीं आता जहां पाकिस्तान को जरूरत होती है, तो मैं अगेन अपनी उस लफ्ज को दोहराऊंगी कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और पाकिस्तान ये समझता है कि वो लीड ले रहा है। जहां उसको जरूरत पड़ेगी, पहले तो पड़ेगी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान दिफाई तौर पे इतना मजबूत हो चुका है कि वो पूरी इस्लामी दुनिया की जरूरत भी बन गया है, उसे लीड भी कर रहा है। और इवन अमेरिका को पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत है ये एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करना जहां आप दुनिया की जरूरत पड़ जाए बन जाए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा चुका है कि अगर आप हालत जंग में हो, अगर आपके खुद के घर में जंग लगी हुई हो, अगर आपके अलाइज हो, अगर मिडिल ईस्ट हो, अगर सुपर पावर जो अमेरिका है अगर वो हो, बैक वक्त पाकिस्तान जो है इनकी जरूरत बना हुआ है। देखिए ये जो सूरत हाल बनी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो मईशत है वो इफेक्ट हुई है। आप बात कर रहे हैं कि आपको पार्लियामान में इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, इस जंग को उठाना चाहिए था, इस सूरत हाल को उठाना चाहिए था। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपको कब कब कितनी दफा कांटेक्ट किया गया, तो आप क्या उन सूरतों में जो है हुकूमत के साथ बैठे हैं जो कि लोकल मामले थे। तो जब आप पाकिस्तान या पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए या उसकी इकोनॉमी के लिए या पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी होती है आप उसके लिए नहीं बैठते, आप उस वक्त नहीं बैठते जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो उस वक्त की अपोजिशन होती है वो जाके जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स अटेंड करती है, तो आप उस वक्त नहीं बैठे थे। तो अभी तो इतना वक्त नहीं है कि आपके साथ जो है इसको तो मैं आई एम सॉरी लेकिन सर खपाई कहूंगी। बात तो वहां पे होती है जहां से आपको रिस्पॉन्स आने के 100% चांसेस होते हैं और आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि टेबल पे कुछ आएगा, ऐसे पॉइंट्स आएंगे, ऐसी रिकमेंडेशंस आएंगी, ऐसी अप्रोच आएगी जिसके साथ बैक वक्त हम मिल के ज्वाइंटली जो है आगे बढ़ेंगे। तो आपकी तो डायरेक्शन ही अलग है। अगर आप ये सिग्नल देते हैं कि यस मैं आपके साथ टेबल पे बैठने को तैयार हूं, आप बुलाइए। देखिए पार्लियामान में अपोजिशन के पास भी जो है वो सेशन कॉल करने की रिक्विजिशन होती है। माशाल्लाह आप इतनी तादाद में हैं, वैसे भी जो है वो पार्लियामान सेशन में है, आप लाइए एजेंडे पे, आपसे कौन पीछे हटा है। राइट, बिल्कुल और ठीक है। बोर्ड ऑफ पीस हाल से कोई लेना देना नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस जो है वो प्योरली गजा के लिए है और पाकिस्तान अपना जो पूरा भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा शहजाद फरूकी साहब, सर आपने मौक़िफ़ सुना हुकूमत का, हुकूमती इत्तेहादी और साथ साथ अपोजिशन का भी, सर आपका एनालिसिस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया उसामा। अच्छा, गुजारिश ये है कि हम जज्बातियत ज़्यादा घुसा लेते हैं अपने आर्गूमेंट में और अपनी गुफ्तगू में, जिसकी वजह से हम चीज़ों को ठीक तरह से देख नहीं पाते। देखिए, ये जो उम्मा वाला मामला है ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि जी इस्लामी उम्मा और हम सब एक हैं और वो उस पे बहुत मतलब उससे इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता। लेकिन फी ज़माना दुनिया इतनी बेरहम है और रियासती मुफादात इतने तगड़े होते हैं किसी भी बात के लिए कि उससे आगे आप कहीं जा नहीं सकते। अब पाकिस्तान जो है वो ज़रूरत बन गया है, मुझे नहीं पता ज़रूरत बन गया है कि नहीं बन गया, लेकिन मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में है। पाकिस्तान का एक मुआहदा है सऊदी अरब के साथ जिसमें हमने उनके दिफा की जिम्मेदारी दी। ऐसे में इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना यकीनन ये एक बड़ी समझदारी वाली बात होगी और मैं समझता हूं कि इसकी गुंजाइश भी रहेगी। लेकिन मसला ये है कि क्या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इसको अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए तैयार हैं। और ये जो बात हो रही है कि किसी तरह से असेंबली में इस मामले को ज़ेर बहस लाया जाए या ना लाया जाए और हमारे पास वक्त है या नहीं है, देखिए या तो हम जमहूरियत पर यकीन रखें या जमहूरियत से मुकर जाएं, फारिग करें इस निज़ाम को। अगर बाकी लोगों की साथ चलाने की जरूरत नहीं है तो फिर इस ढकोसले की जरूरत नहीं है। लोगों के पैसे और वक्त मत जाया करें, इस ईमान को बीच में से निकाल दें फैसला साजी के। वो करते थे, वो बुलाते थे, वो नहीं बुलाते थे, वो खुद नहीं बैठते थे, वो इधर बैठते थे। भाई हुकूमत की जिम्मेदारी है सारे फरीकों को साथ लेके चलना। और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो आसमान से नहीं उतरे हुए, वो लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं और वो लोगों को जवाबदेह हैं।
और अगर आप ईवान में इस मामले को जेर बहस लाएंगे तो लोगों को सुनने का मौका मिलेगा कि इस मामले के कितने हसास पहलू हैं, जिसपे हम उस तरह से जज्बातियत से काम नहीं ले सकते और पाकिस्तान के मुफाद को किस तरह से आगे रखा जा सकता है। अगर आप लोगों को और अवाम को इस काबिल नहीं समझते कि अवाम इस मामले को समझ पाएगी और अवाम आपका साथ दे पाएगी, तो फिर आई एम सॉरी, फिर इस सारे सिस्टम को मेरे नजदीक आपकी जरूरत नहीं है। फिर आप एक दो लोगों के साथ ये निजाम चला लें और बाकी लोगों को फारिग कर दें। बिल्कुल सही है। कादिर बंदू खेल साहब, ज़रूर बात कीजिएगा आप भी तमाम मामलात को पार्लियामेंट में लाने, ऐवान में लाने के हवाले से। दूसरा जो सवाल आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ वो मैशत के हवाले से है कि ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया के ऊपर एक इम्पैक्ट आया है। पाकिस्तान निकल पाएगा इस सूरत हाल से जबकि हमारी मैशत पहले ही बहुत बहुत बुरी हालात में है? लेकिन इतनी बुरी हालात में नहीं है जितना हम सस्पेंस फैला देते हैं, और जितना हमने इस रमज़ान के बाबरकत महीने में जहां मुनाफाखोरों को हमने पकड़ना था, हुकूमत खुद मुनाफाखोर बन गई है। अभी महीना डेढ़ पहले जो पेट्रोल खरीदा गया है और उस पर 82 अरब रुपए कमा लिया है, और ये भी नहीं पता कि वो हुकूमती कमा लिए या अपनी मनपसंद कंपनियों को दे दिए। ये बात अभी वाज़ेह नहीं है, क्योंकि पीटीआई के दौर में जहां हम तनकीद करते थे एक मरतबा पेट्रोल सस्ता हो गया तो ये बताया गया कि ये तो अभी सस्ता हुआ है, हमने तो महीना पहले खरीदा था। लेकिन ये भी जो 28 दिन का पहले स्टॉक था, उस स्टॉक के ऊपर 82 अरब रुपए कमाने का क्या मकसद था? चलो हुकूमत ने कमा लेता तो ठीक है फिर भी, लेकिन ये तो हुकूमत ने भी नहीं कमाया, ये तो कंपनी को जेबों में गए। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई किक बैक किया है, इसका मतलब कोई ना कोई लोग इन्वॉल्व है इस सारी करप्शन में। ये तो खैर जब हुकूमत जाएगी तो पता चलेगा। लेकिन फिर साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद जब वापस सस्ता हो गया 106 से या 120 से वापस 80 पे आ गया, तब भी हुकूमत खामोश थी। फिर वो कल परसों तक थोड़ा सा आगे पीछे जा रहे थे उस हवाले से। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत को बाना चाहिए, आवाम का गर्दन जो ना वो मरोड़ने का हुकूमत को बाना चाहिए। किसी तरीके से इस बाबरकत महीने में लोगों को तकलीफ में डालना हुकूमत को बाना चाहिए। किसी तरीके से लोगों को लूट के उनकी मनपसंद कंपनियों को, आप देख रहे पीआईए को 10 अरब रुपए में बेचा। उसकी जो ना वो 62 डेस्टिनेशन थे, 38 जहाज थे, अरबों रुपए के प्रॉपर्टी थे। और वो आपने देखा किस तरह शफाफ तरीके से, जैसे वो बच्चा कोई पेपर दे रहा हो और बच्चे को आप टेलीफोन दे दो, फिर वो घर वालों से राब्ते में रहे कि फलां सवाल का क्या जवाब है। एग्जैक्ट वही हुआ। आपने वो बोली लगाने वाली कंपनी को देखा, हालांकि उसकी एक्सपर्ट टीम वहां बैठी हुई थी, मगर वो फिर भी किसी से टेलीफोन पे राब्ते में था कि शायद वो हिदायत ले रहा था कितनी बोली बढ़ाना है, कितना नहीं बढ़ाना है और कहां तक रुकना है। तो ये सारी चीजें तो हमने शफाफियत देख ली है। ये तो हुकूमत जाएगी तो पता चलेगा, जब कोई और हुकूमत आएगी और वो इसका एहतसाब करेगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत की जो फैसले है, और ये भी मैं ये कहूंगा कि इस मरतबा इस हवाले से जो ना अब एक चीज ये करूंगा कि जब एक पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल 55 रुपए नहीं बढ़ी है, पेट्रोल 63 रुपए बढ़ी है, क्योंकि एक हफ्ता पहले 8 रुपए बढ़ाई गई है। अब 63 रुपए जो उन्होंने बढ़ाई है, आप मुझे बता दो कि इसके साथ तमाम चीजें बढ़ गई, चाहे खाने पीने की अशिया हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, दुकान में चीजें हो, यानी कोई भी चीज हो ट्रांसपोर्टेशन भी चलती है। और देखो बसों ने, ट्रेन में, वो सब ने किराए तो बढ़ा दिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक जालमाना फैसला है और मेरे ख्याल में आने वाले इलेक्शन में आवाम उसको जवाब देगी। फराह खान साहब, इस वक्त जो ऑयल की कीमतें हैं वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, बड़ी फ्रिक्वेंसी इनकी तेज़ है, फ्लक्चुएशन इनकी आप देख लीजिए कि कभी कीमत बढ़ रही है कभी कम हो रही है। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमें एकदम से जो है इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा? अभी बड़ी 82 अरब रुपए की बात की है, किकबैक्स की बात की है, क्यों हुकूमत ने जो है वो इतना बोझ लाद दिया आवाम पे? जी, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन इरप्ट हुई है और उसके बाद जो पेट्रोल की सूरत हाल बनी है, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी। पिछले सेशन में मुझसे एक पॉइंट रह गया जब बात की हुई कि पार्लियामान में इस इशू को उठाना चाहिए। तो जी, इसहाक डार साहब ने सेनेट में इसकी जो कंप्लीट ब्रीफिंग दी है और काफी घंटों तक वो इस पे बात करते रहे और फिर वजीर आजम साहब ने भी कौम का एतमाद में लिया है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। ये जो डीजल और पेट्रोल की आप देखें कि जब ये सूरत हाल ईरान वाली आती है तो कुछ लगभग 70s पर बैरल में पेट्रोल चल रहा होता है और फिर अराउंड 7 मार्च तक जो है ये 92 से होता हुआ 104, 108, 110 फिर 120 को टच करता है, जो कि शुक्र है आज 98, 99 बैरल तक आ गया है। अब ये सारी सूरत हाल
क्या है। इसमें आप कह रहे हैं कि 55 रुपए बढ़े हैं। देखिए जी, 21 रुपए को क्रॉस सब्सिडाइज किया गया है कि जहां डीजल से उठा के और पेट्रोल में उसकी एडजस्टमेंट हुई है। अब ये 55 रुपए क्यों किया गया है? और आप कह रहे हैं कि जो पुराना स्टॉक है आप उसको नए कीमत पे बेच रहे हैं। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, पहले ये बाय मंथली फॉर्मूला होता था, यानी आपको फोर्थ नाइटली जो है 15 दिनों में 14 दिनों में इसकी कैलकुलेशन करनी होती थी। फिर हुकूमत ने बाकायदा एक वीकली कमेटी बनाई है, आज भी रिव्यू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि कीमतें बिल्कुल ना बढ़ी। वापस आते हैं, अब ये फॉर्मूला जो चेंज हुआ है वीकली कमेटीज का, यानी 5 दिन में अब जो है इसका तयन होगा। जो ग्लोबल इंडेक्स है प्लैट्स, और आपके जो क्रूड बेंच ऑयल है, आपका जो WTI जो है, उसको पूरा मद्देनजर देखते हुए, हमारा ताल्लुक चूंकि ब्रेंट से है तो हम ब्रेंट की बात करेंगे। आप जब इंपोर्ट पैरिटी प्राइसिंग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो कि अब हुकूमत ये कर रही है, फॉर्मूला चेंज हो गया, इसका मतलब होता है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है आपने उसको इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक करना है। इसकी क्या वजह है? लेट्स से आपके पास 28, 25, 20 डेज का जो स्टॉक है, आपको एक खास लिमिट दी जाती है, उसको कैपिंग कर दिया जाता है कि जी आपने इतना लीटर पेट्रोल इसको मेंटेन करना है। पेट्रोल की सप्लाई में कोई कमी नहीं आनी होती है, तो फिर जो आपकी OMCs होती हैं वो जाके बाहर ऑर्डर देती हैं। वहां से जो ऑर्डर आता है डेफिनेटली उसमें नंबर ऑफ डेज भी बढ़ जाते हैं, उसका फ्रेट भी बढ़ जाता है, उसका इंश्योरेंस भी बढ़ जाता है, उसमें बाकी बहुत सारी कॉस्ट होती है, कस्टम ड्यूटी होता है जो कि ऐसा। और आप जो शिपमेंट लेकर आ रहे हैं, चूंकि रिस्क के हालात हैं, आपका रूट जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो ये सारी कॉस्ट उसके अंदर कैलकुलेटेड होती है। फिर अगर आप 5 लीटर 10 लीटर जितना भी आप आगे देंगे तो आपकी रिप्लेनिशमेंट जो है वो वापस आएगी और आपने वो स्टॉक मेंटेन करना होगा। इस वक्त कंसर्न ये है कि कोई पैनिक क्रिएट ना हो, पेट्रोल की डीजल की जो है वो अवेलेबिलिटी मेंटेन हो। फर्स्ट ये है। सेकंड, चूंकि कमेटी बनी है और वजीर आजम साहब ने कौन से भी वादा किया है और ये बावर कराया है कि जी मुझे बहुत दुख है, यकीनन हम सबको बहुत दुख है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनली हालात ऐसे बने कि अगर ये सिचुएशन ना अडॉप्ट की जाती तो इसका जो प्रेशर है वो आपके फॉरेन रिजर्व्स पे आता, आपके इंपोर्ट बिल पे आता। एनालिसिस ये कह रहे हैं कि जब 10% ऑयल प्राइस बढ़ती है तो उसका जो इफेक्ट है फॉरेन रिजर्व्स पे वो 0.04 और इकोनॉमिक ग्रोथ पे 0.15% आता है। तो देखें, फिर अगर आप सब्सिडीज देते हैं जो कि इनके वक्तों में दी गई जब ये जा रहे थे, और वो इनके लिए एक मशहूर जुमला भी कहा जाता है, मैं यहाँ बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहती, कि इन्होंने इकोनॉमिक बारूदी सुरंगें खोल दी थी, धड़ाधड़ सब्सिडी दे दी थी। तो क्या अगर हुकूमत धड़ाधड़ सब्सिडी देती है तो क्या करे? बजट खसारा हो? क्या करे? बिल्कुल खजाने खाली कर दे? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। और एक और बात, लेट्स से जो ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और ये जो हुकूमत के पास होता है, क्योंकि ज्यादातर OMCs इसमें इन्वॉल्व हैं, एक फॉर्मूला है फाइनेंस का कि अगर आपका प्रॉफिट लेट से ज्यादा आता है तो जो आपकी टैक्स स्लैब होती है वो उस पर उतनी अप्लाई होती है, तो आप पे टैक्स ज्यादा आएगा। ये इतना आसान काम नहीं है कि जी आपने कीमतें बढ़ा दी है, वहां उनकी जेबें भर रही है, या हुकूमत ने ये कर दिया है, वहां हुकूमत ने। सब कुछ इकोनॉमिक फॉर्मूले के तहत होता है, जिसका एट द एंड एक ऑडिट भी होना है और कौम को अगेन एतमाद में लेके ये सारी सूरत हाल बताई जाएगी। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे मिस्टर साहब, इकोनॉमिक फार्मूले के ऊपर आपसे ज़रूर पूछेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मिस्टर शाहिद साहब, हुकूमत ने एक फार्मूला, इकोनॉमिक फार्मूला भी बताया, सारी चीज़ जो है वो बयान की। आप समझते हैं एक तो क्या वाकई ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं? दूसरा, आपने समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें ये भी फेस करना पड़ता है कि पेट्रोल की कीमतें कल को कम भी हो जाती हैं तो जो महंगाई बढ़ती है उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता? जी उसामा साहब, गुजारिश ये है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि इस हुकूमत ने हमेशा पार्लियामान को बाईपास किया। वो बेशक फ्यूल क्राइसिस का, ये जो करंट क्राइसिस चल रहे हैं, जो ईरान वाला मामला, इसकी बात हो, या जो है गजा पीस प्रोसेस की बात हो, तो अब तो इन्होंने वो बाईपास करने का मरहला जो है अपने इत्तेहादियों के साथ भी शुरू कर दिया। देखिए, कादर खान मंदोखेल साहब वही बातें कर रहे थे जो हम बैठ के ऑपोजिशन में कर रहे हैं कि इन्होंने क्यों बढ़ा दी। यही बात अगर पार्लियामान के अंदर डिस्कस होती या कम अज कम अपने इत्तेहादियों के साथ डिस्कस हो जाती तो मेरा ख्याल है शायद आज कादर खान मंदोखेल साहब टीवी के ऊपर आकर बैठ के ना कह रहे होते।
और दूसरी बात जो है, कादर खान मधुपेल साहब इस चीजों से अब इस्तिस्ना ले नहीं सकते कि गवर्नमेंट के हर बुरे काम के अंदर बिल्कुल शामिल है। अवाम हर चीज देख रही है। अगर 55 रुपए कीमत बढ़ी है तो इसका मतलब है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कोalition के अंदर थी, इनकी मर्जी से बढ़ी है। आज ये टीवी के ऊपर आकर जो मर्जी कहते रहेंगे इस गुनाह कबीरा के अंदर, और जो लोगों के ऊपर इतना बड़ा ये कहर पड़ा है जो है इसका महंगाई का, उसके पूरी तरह जिम्मेदार है। और फिर आप देखेंगे इत्तेहादी एमक्यूएम वाले थे, उनको भी इन्होंने बाईपास किया, उनको बताया तक नहीं कि आपका गवर्नर चेंज कर रहे हैं, उठा के उनको ऊपर मारा और एक नया गवर्नर लगा दिया। तो ये हुकूमत की जो पॉलिसी इत्तेहादियों को, पार्लियामेंट को बाईपास करने की है, वो पहले मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि जमहूरियत को तो फिर आप जो खटोसला पीटते हैं इसको बंद कर दें, छोड़ दें ये वोटों को। अगर चंद लोगों ने बैठ के फैसले करने हैं तो कर लें। अब मैं आता हूँ इकोनॉमी की तरफ। 78 साल हो गए उसामा साहब हमारे इस मुल्क को बने हुए, और 25वां IMF का प्रोग्राम चल रहा है। और ये 78 सालों के अंदर कुछ 40-45 साल इन दोनों सियासी जमातों की हुकूमतें रही। एक भी टेन्योर इनका ऐसा नहीं गुजरा जिसके अंदर इन्होंने IMF से बेल आउट पैकेज ना दिया हो। आज 140 अरब डॉलर का पाकिस्तान मकरूज है। ये वाली नस्ल, आने वाली नस्ल मेहनत करे, पैसा कमाए तो फिर भी ये कर्जा नहीं उतरता। हमने अपनी आने वाली नस्लों को जो है मकरूज कर दिया हुआ है। और इकोनॉमी की कह रहे थे, इकोनॉमी के हालात बड़े अच्छे हैं। मुझे बताएं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी जीरो, 35 बड़ी कंपनियां जो हैं पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान छोड़ के चली गई, जिसके अंदर प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, शेल पाकिस्तान लिमिटेड है, मैं नाम लेना लगूंगा। 350 टेक्सटाइल मिल बंद हो गई। 40 लाख बंदा एक साल के अंदर बेरोजगार हो गया। 29% के ऊपर महंगाई चली गई। 12 करोड़ की आबादी आपकी जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे रही, और ये कह रहे हैं इकोनॉमी ठीक है। और सबसे बड़ी देखिए ना आफत क्या हो कि आपकी जो इकोनॉमी के अंदर जो मेजर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की है। पिछले 2 महीने से मैं इसी वफाकी हुकूमत को बार बार सुन रहा हूँ जी कि हम आलू के काश्तकार को बड़ा इंसेंटिव देने लगे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, सब कुछ होगा। ना तो फिर एक्सपोर्ट बढ़ी, ना उनके लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ पैकेज आया, बल्कि 55 रुपए का जो है और टीका लगा दिया गया किसान को कि ये आप डीजल भी आप 55 रुपए महंगा लेकर अपनी अगर मक्की की फसल आपने लगा दी तो आप लगाएंगे। तो इन्होंने दर हकीकत किया क्या, देखें आज पेट्रोल की प्राइसेस जिस तरह फराह खान साहिबा ने कहा $98 पे हैं। ये 1 या 2 दिन $120 पे गई थी, उसके बाद ये वापस आई है। और जो स्टॉक पहले खरीदा गया था वो स्टॉक तो 15-20 दिन पहले का था, और जो इनका अपना फॉर्मूला था उसको उन्होंने बाईपास किया। होता क्या था, सबसे पहले ओगरा एक समरी तैयार करता था, वो समरी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को जाती थी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वो समरी प्राइम मिनिस्टर को भेजता था। जिस तरह अली परवेज मलिक साहब ने 55 रुपए बढ़ाया, क्या ये प्रोसीजर फॉलो किया गया? इन्होंने उसको भी बाईपास कर दिया। ना किसी ओगरा से पूछा, ना किसी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा, ना प्राइम मिनिस्टर से सैंक्शन हुआ, आए और फौरी तौर पे जो है वो प्राइस को बढ़ा दिया। अपना 15 दिन का जो लाया हुआ मेथड था उसको बाईपास किया, उसको सबोटेज किया और सारे का सारा बोझ डाल दिया अवाम के ऊपर। हकीकत ये है उसामा साहब कि जब हालात अच्छे हों तो उसके अंदर सारे परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन बुरे हालात के अंदर अच्छे फैसले करना दानिशमंदी और हिकमत का, और हुकूमत के जो 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 हुकूमत की हिकमत अमली है उसको जाहिर करती है। अब जैसे ही ये क्राइसिस पड़े, इनके हाथ पांव फूल गए आउट ऑफ द ब्लू। सारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं जी पेट्रोल की प्राइसेस कुछ नहीं हो रही, रवानी बिल्कुल है, हमारे पास पूरा फ्लो मौजूद है, हमारे पास 30 दिन का स्टॉक मौजूद है। और रात 11 बजे पता नहीं क्या होता है, पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब आते हैं, 55 रुपए बढ़ा देते हैं और साथ ही कहते हैं कि डे टू डे मॉनिटर करेंगे सारी सिचुएशन को। अब डे टू डे मॉनिटर करने के बाद ये $88 में आई थी, तो कितना ही अच्छा होता है कि उसी रात 11 बजे दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस तो वापस अपने जगह पे आ गई, आप 55 रुपए कम कर रहे हैं, कल फिर देखेंगे, परसों फिर देखेंगे, तो कुछ समझ भी आती किसी को। राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। कादर मंदोखेल साहब, आप कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं थोड़ा सा ये कि जो फरूख साहिबा आपको आजाद शुमार बता रही थी, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया कि वो क्या कह रही थी? बस सिंपल सा सवाल है, 28 दिन का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, 63 रुपए आपने बढ़ा है, किस उसूल, किस कैलकुलेशन, किस मंतक के तहत? मैं तो सिंपल से ये सवाल कर रहा था, उन्हें पूरा राम कहानी आपको उलझा दी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि उसने क्या बोला, क्या जवाब दिए, कुछ समझ मंदोखेल साहब इकोनॉमिक स्टूडेंट इसे समझते हैं,
अच्छा, वो भाई parity इकोनॉमिक price। सिस्टम नहीं है, पेट्रोल पंप में गरीब आदमी उठता है, आप जिस तरह करोड़पति अरबपति खातून समझ जाती है, जो गरीब आदमी पंप पे खड़ा होता वो 25 करोड़ गाड़ियां पड़ी होगी, उसको जरा देख ले। हम तो आवाम को देखते हैं, इकोनॉमिक्स को नहीं देखते। इकोनॉमिक्स बिल्कुल क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। एक चीज फारूकी आपने साहब, खरीदा हुआ है, आपने 82 अरब रुपए किसकी जेब में डाला, वो तो बता देना आप। जी 82 अरब रुपए अगर हुकूमत पाकिस्तान ने कमाया है, जो रमजान के महीने में आपने आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? आपके पास क्या एविडेंस है? एविडेंस बताइए। खेल साहब, ये वो हुकूमत है जो कहती है 110 भी बढ़ा देते तो कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। आप इसका एविडेंस ये है कि बताइए ना। 82 अरब रुपए किधर गए, Evidence आप बता दे। आप इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हो, एविडेंस बता देना। आप कह रहे हैं- अच्छा, चलिए चलिए, मुझे जरा फारूकी साहब से कौन कौन मुलवस है आपके लोग, ये बताएं उनका नाम। कल का नेब एक्शन में आएगी तो फिर सबका शजरा खुल जाएगा, लेकिन आप भी बता दे 82 अरब रुपए जो नहीं सर, ऐसा आपने नहीं दिए है। वो किधर गए, वो बताएं। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। फारूकी साहब, बिल्कुल ऐसा फारूकी नहीं। साहब जी। जरा कैलकुलेशन आपकी भी अच्छी मैं है। सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा कि खिरद का नाम जनू रख दिया, जनू का खिरद, जो चाहे आपका उसने कृष मसाज करे। यार ये बड़े कमाल लोग हैं, जो भी फार्मूला लगाते हैं, कोई इकोनॉमिक्स लेके आते हैं, उसमें आवाम की बैंड बज जाती है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यार कोई खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों में। आपने सरकारी मुलाजमीन को गाड़ियां दे रखी हैं, उनको मोनेटाइज के पैसे भी देते हैं, उनको गाड़ियां इस्तेमाल करने की भी इजाजत देते हैं, उनको आपने पेट्रोल फ्री किया हुआ है, कुछ लोगों को आपने बिजली के यूनिट फ्री किए हुए हैं, कुछ लोगों को गैस में आपने सब्सिडी दी हुई है। वो कौन लोग हो यार? आपको आवाम का कोई ख्याल नहीं है, जिनके वोटों से आप लोग ऊपर आते हो, जिनके लोग जिन लोगों की आप नुमाइंदा हो, उनके हवाले से कोई बात नहीं होती। आपने गाड़ियां लेनी है, आपने सार्क के नाम पे गाड़ियां ली थी, उसके बाद वो सारी की सारी जो है वो शाही काफिले में शामिल हो गई। आपने नया जहाज खरीद लिया, आपने इस दफा जहाज खरीदने के लिए चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को बतौर रिश्वत एक गाड़ी और इजाफी दे दी। कोई खुदा का खौफ नहीं है। आप सबको बेवकूफ समझते हैं। आप ये समझते हैं कि आप नंबरों में उजा के हम सबको, और यार 55 रुपए एक रात में आपने बढ़ा दिया, एक घंटे में बढ़ा दिया। वो लोग किधर जाएं जिनके पास 55 रुपए नहीं है मेरे भाई? मुझे उन लोगों का बताएं जो 100 रुपए का पेट्रोल डलवा के कोशिश करते थे कि बाइकियां चला ले या कोई इधर कोई मोटरसाइकिल पे चला के किसी तरह से कोई अपनी रोजगार का चला ले। 100-200 का पेट्रोल डलवाने वाला तो मर गया गरीब। उसके लिए तो आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप उसको कोई किसी किस्म का कोई दे सके, बेनिफिट दे सके। आपने एक शाही फरमान जारी किया और उसके ऊपर आपने रोने धोने का ड्रामा किया, मलकाए जज्बात बन गए। आपने कहा जी बड़ा हमें अफसोस है। और भाई हमें भी अफसोस होता है जब आप लोग जहाज खरीदते हैं, हमें भी बड़ा अफसोस होता है जब आप गाड़ियां खरीदते हैं, हमें भी अफसोस होता है जब आपको फ्री के जहाज के टिकट मिलते हैं, हमें भी बड़ा अफसोस होता है जब आप हुकूमती खजाने से खाने खाते हैं और दूसरों को खाने पे बुलाते हैं, जब आप हुकूमती खजाने से लोगों को ओबलाइज करते हैं। आपको अफसोस हो रहा है, सिर्फ आप अफसोस क्या कि आगे निकल जाएंगे। इन लोगों का क्या कसूर है जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है? अभी ये बात कर रहे थे बैरिस्टर साहब, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गंदम के मामले पे आपने क्या किया, आलू के मामले पे आपने क्या किया? आप पहले गंदम बाहर भेज देते हैं, उस पर पैसे लेते हैं, फिर आप गंदम कहते हैं खत्म हो गई है, अब शार्ट हो गई है, अब बाहर से मंगानी पड़ेगी, अब फिर पैसे लेते हैं। आपने हर तरफ से गेन करना है। और लूजर कौन है इस सारी गेम में? लूजर सिर्फ एक ही है और वो पिछले 1947 से लेके आज तक, उसका नाम अवाम है। जीतने वाले ये हैं, कभी एक पार्टी जीत जाती है, कभी दूसरी, कभी तीसरी। माफ कीजिएगा, ये कोई तरीका कार नहीं है। हुकूमतें इस तरह से नहीं चला करती। रियासत की कोई जिम्मेदारी होती है। रियासत का एक इमरानी मुआहदा है अपने शहरी के साथ कि वो आपको तालीम की सहूलत देगा, आपको हिफाजत देगा, आपको हेल्थ की सहूलत देगा। रियासत अपने तमाम हाथ पैर फेंक चुकी है। वो ना आपको सिक्योरिटी देने को तैयार है, वो ना आपको सहूलत तालीम की देने को तैयार है, ना सेहत की कोई सहूलत देने के लिए तैयार है। आपके लिए मुसीबतें ही मुसीबतें हैं और आप समझते हैं कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, हम बड़े कारीगर हैं, हम मुल्क को चला रहे हैं। और भाई आप जितनी मेहनत हमें बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं, उसका 10% सिर्फ ये सोच के कर लेते। मैं कहता हूं आज इनसे ये सारे इख्तियारात ले लें कि आप ना किसी को नौकरी दे सकेंगे, ना किसी का बैंक का लोन जो है उसमें कोई मुदाखलत कर सकेंगे, ना आप किसी को कोई ठेका दे सकेंगे। मैं देखता हूं ये कितनी जमातें जो है वो इलेक्शन लड़ती हैं, इनमें से लोग दूसरों की मिन्नतें किया करेंगे, हमने पिछली दफा इलेक्शन लड़ा था, अब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब आप लड़िए। जब आपको इसमें से कमाई ना हो, सियासत को आपने कमाई का जरिया बनाया है, जिसकी वजह से आपका मुल्क आज इस नौबत को पहुंचा है। जी फराह खान साहब, आप बार बार बात करना चाह रही हैं। कुछ अभी 15 दिन पहले की खबर है कि मरीम नवाज साहिबा ने मिनिस्ट्रीज के लिए नई गाड़ियां परचेज़ करने का जो है वो कहा है। इस्लामाबाद में भी एक बड़ी महंगी गाड़ी जो है वो परचेज़ की गई है। ये जो आपने कोई 50% पेट्रोल कम या आपने जो इक़दामात किए हैं, ये जस्टिफाइड है जो बोझ आवाम पे गिरा है उसके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो?
देखें, एक तो जब हम बात करते हैं हुकूमत अपना मौकफ देगी, ऑपोजिशन का काम तनकीद करना है। अगर हम बाहर के ममालिक में देखें तो ऐसे हालात में हमेशा ऑपोजिशन ने हुकूमतों का साथ दिया है। अगर वो दहशतगर्दी हो, अगर वो इकोनॉमिक्स हो, वो कोई भी मामलात हो, वो आपकी हेल्थ हो, आपकी एजुकेशन हो, इवन वो बजट्स बैठ के बनाती हैं। इस तरह सुनाए ना दो रास्ते पार्लियामान के नहीं अंदर। लेती हैं। दूसरा, अगर आप अपना मौकफ दे रहे हैं, मैं दे रही हूँ, देखें, आप मेरी टोन देखें और आप सामने से टोन देखें। आप इस पे तनकीद कर रहे हैं कि जी इकोनॉमिक्स ये और इकोनॉमिक्स वो। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, बजट बनता किस पे है? आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती किस लिए है? ये आदाद शुमार क्यों होते हैं? आईएमएफ आपसे कह रहा है कि मैं आपसे मुतमईन हूं, जब आपका सुपर फ्लड आता है, आपकी जियो पोलिटिकल जो टेंशन इरप्ट हुई हैं, वो आपके साथ अभी जो है निगोसिएशन में है, और मई में ये चीज फाइनलाइज हो जाएगी और इंशाल्लाह उसके बाद आने वाले साल का बजट बनेगा। जब वो देख रहा है, वो आपसे मुतमईन है कि आपकी सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन जो है वो 7 तक आपने महदूद करके रखी है। आप 29 तक जो है महंगाई को ले गए थे, 29%, हम इसे ले आए थे 4% पे। और इन हालात में भी हुकूमत पाकिस्तान की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ये कोशिश है कि ये महंगाई जो है 6% से ज्यादा ना होने पाए। आप बात कर रहे हैं, आप मैक्रो अच्छा फराह इकोनॉमिक्स खान को तो साहिबा, जरा एक देख एक तो लें, एक आप एक जरा सवाल स्टडी मेरे तो कर एक लें। सवाल मैं उसामा लीजिएगा, एक फिक्रा कहना चाहूंगा। एक उसामा सवाल मैं सिर्फ गाड़ियों पे लीजिएगा, आ रही हूँ, मुझे सिर्फ एक मैं सवाल गाड़ियों पे आ रही हूँ, मैं सिर्फ गाड़ियों, देखिए मैंने बड़ी तसल्ली से सुना है, मैंने बड़ी तसल्ली से सुना है। अब एक जरा मुझे एक 2 सिर्फ मिनट दे दें सवाल था प्लीज। छोटा सा। अब जब बात आप गाड़ियों की कर रहे हैं। जी जी जब आप आईएमएफ कहती है तो जी जी। आईएमएफ कौन सा क्राइटेरिया? आईएमएफ कब चाहेगा कि हमारी आवाम को रिलीफ मिले? आईएमएफ मुतमईन होगा तो इसका मतलब है कि आप आवाम की गर्दन के ऊपर छुरी चला रहे हैं। आईएमएफ आप कोई आवाम को क्राइटेरिया नहीं जवाबदेह है। नहीं है। लेकिन ये आप मत, समझते हैं कि आप आईएमएफ को जवाबदेह हैं। आप आपका आवाम को जवाब दें। थॉट आप प्रोसेस ये आईएमएफ की है, बात करके आप तो और देखिए हमारे देखिए जख्मों पे देखिए, नमक मेरी छिड़क बात रही हैं। सुने, मेरी बात सुने प्लीज प्लीज, आपका थॉट प्रोसेस लेट ये मी है। कंप्लीट प्लीज। जी प्लीज जी। आप जब 2013 से 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जब आपने आईएमएफ पैकेज लिया था, तारीख गवाह है कि आपने 2015-2016 में वो पैकेज पूरा कंप्लीट वापस किया और अपनी मईशत को पांव पे खड़ा किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब 2018 के बाद हालात होते हैं और ये पीडीएम इसमें जो है उसकी इंटरवेंशन होती है, और पीडीएम और खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो स्टेक्स लेती है, पॉलिटिकल स्टेक्स, और इतने रिस्क पे अपने आप को लगाती है, तो सबसे पहले पाकिस्तान इस जो आपकी माशी बारूदी सुरंगे हैं, इसको ठीक करते करते ये हुकूमत दिन रात काम कर रही है। तो प्लीज ऐसा कोई इंप्रेशन क्रिएट ना किया जाए कि आप इस हुकूमत की काविशों पे बिल्कुल स्ट्रेट पानी अच्छा फेर दें। वो चले वो जहाज और गाड़ियों पे आ जाए। जहाज, सारी हुकूमत फराह खान साहिबा, जहाज और आपका महान जहाज पे मुझे आने दे प्लीज। देखें, जहाज, मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, क्या ये जहाज किसी ने अपने लिए जाती तौर पे लिया है? ये पंजाब हुकूमत का है। सबसे पहले आप ये देखें, क्या पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सूबे की तरह मकरूज है? क्या वो डिफॉल्ट में जा रहा है? नहीं जी, उसका बजट सबसे ज्यादा है, वो 5000 बिलियन बजट देता है, कोई कर्जा उस पे नहीं है, उसके जो माशी अहदाफ है वो ठीक जा रहे हैं। आप बात कर कहां रहे से हैं ठीक जा कि रहे जी हैं? एनएफसी अवार्ड के जरिए 34% आप ले रहे, 70% सिंध दे रहे, उसमें मुझे से प्लीज बात करनी 34% दीजिए, आप मुझे अड़प कर मुझे रहे बात करनी हैं। दीजिए। देखिए मेरा मेरा वज़ीर फ्लो आज़म मत, है, मेरा अरबों फ्लो रुपए की मत, आपने मेरा प्रोजेक्ट फ्लो दिए, मत खत्म सिंध किया, को आपने मेरा एक फ्लो मत मोटरवे तोड़िए नहीं प्लीज। दिए, बलूचिस्तान को आपने एक मोटरवे नहीं दिए, 4 देखिए, वज़ीर आज़मों ने मुझे इफ्तिताह प्लीज किए, बात करने दे, मेरा आपने फ्लो 11 टूट अरब रहा रुपए के है, जहाज मुझे खरीदा। मेरा तो मौक़िफ़ क्या एक्सप्लेन पुराने जो करने वज़ीर दें। आला जो पुराने जहाज से जो काम चला रहा था, पीआईए आप नहीं की चला सकते निजकारी थे? हुई है उस गरीब मुल्क वो के थे, 135 सैलाब में जो लोग बिलियन की 70 हुई लाख है, लोग मैं ये डूबे, क्लियर आपने कर कितने दूं, पैसे दिए वो लोगों कोई को? 10-11 बिलियन की नहीं हुई है। और अगर आपको इतनी फिक्र है तो जरा खैबर पख्तूनख्वा में आ जाइए है, आपका जो कोहिस्तान स्कैंडल है आप वो अभी 40 जवाब दे बिलियन का देना है, आपकी जिसमें सूबे आपके का ना, आराम से आपकी 4 जनूबी जहाज पंजाब में होते लोग हैं। किस तरह ये दरबदर है। पंजाब सरकार की मिल्कियत है, इसके बाद जो भी वजीर आला साहब आते हैं ये उनके आप तो इस्तेमाल में 25 होगा। जहाज और खरीद लेना, पंजाब 25 महंगाई जहाज को भी और खरीद ले, कंट्रोल कर अपनी रहा आयशी है, कर दे, मॉनिटरिंग और उसके रिव्यू बाद जाके अगली कमेटीज हुकूमत बनाई आएगी, है। फिर उसको देखें जाएंगे। इस लेकिन अभी तो आपने हड़प कर दिया ना पैसे। क्राइसिस के नतीजे में अगर महंगाई आएगी, वाहिद सूबा पंजाब है जिसने मॉनिटरिंग कमेटीज रखी है, जो उस तमाम इंडस्ट्री जो प्राइसेस है उसे कंट्रोल रखेंगी। कहीं पे भी 1 रुपया बढ़ेगा तो पंजाब हुकूमत रिएक्ट करेगी। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये पूरे जो अरबों पाकिस्तान रुपए में आपने ऐसी इश्तिहारात पे रिव्यू खर्च और किए, वो किस कंट्रोलिंग खाते में कमेटीज जाएंगे? बनी है?
ये जो सिर्फ इलेक्ट्रिक बस की आपने 1 अरब और जो रुपए आपके 30 अरब रुपए से ज्यादा आपने जो है वो इश्तिहारात पे अपनी पब्लिसिटी पे खर्च किया, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और फिर ये 11 अरब रुपए का जहाज हर जिले में जाएगा, करोड़ों रुपए का पेट्रोल खर्च करेगा पंजाब की आवाम, पाकिस्तान की आवाम। और ये मेरी बात में भी बात करेंगे। उसामा साहब प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए, उतना ही राइट है, बोलिए। बड़ी खामोशी से सुना है जी बोलिए। आप तकरीर तो ना सुनाया ना, सवाल के जवाब दे देना। आप शुरू हो जाए कुछ सर पैर नहीं है बात का, आप लगा रहे हैं और आप सवाल का जवाब देने सवाल करें ना। आप जो बातें करें वो किसी को समझ नहीं आ रही। बंदूखेल साहब बोल रहा गाड़ियों का भी सुन लीजिए, गाड़ियों 11 अरब रुपए के गरीब मुल्क में कादिर बंदूखेल साहब गाड़ियों का भी सुनिए जरा। किस मंतक के तहत आपने उसका मैं जवाब चाह रहा हूँ दिया? आवाम भी फैसला करे। 80 अरब रुपए हड़प करके कंपनी के साथ किससे कहते हैं बताया, वो जवाब दे दे। आप उजाड़ रहे फलाना है तो फलाना है, तकरीर शुरू कर लेते हैं, रेडियो पाकिस्तान चल रहा है, आपका समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बोल क्या रही है आप? ये उसने अपनी ब्यूरोक्रेसी पे जो है वो इन्वेस्ट किया है, पर्सनल पे इन्वेस्ट किया है कि कहीं पे रिसोर्सेज की कोई कमी ना आए। अच्छा बंदूखेल साहब मुझे सर कंक्लूजन की तरफ जाना है, बरिस्टर साहब ने बात करनी है। बंदूखेल साहब प्लीज, बंदूखेल साहब मुझे सिर्फ गाड़ियों पे जरा पूछने दीजिए, मैं चाहता हूँ आवाम भी फैसला करे इसका। गाड़ियों पे एक शॉर्ट सा प्रॉपर जवाब दे देना, तकरीर तो ना करे ना। बताइए फराह खान साहब बताइए, गाड़ियों का बताइए। जी 1 घंटे से तो बोल रही है आप, और चले गाड़ियों का बता दीजिए। 1 घंटे से तो आप बात कर रही है ना, आप जहाज के जवाब दे सकते हैं। 1 अरब 18 करोड़ की अभी गाड़ियां खरीदी, इनके स्पीकर ने 9 करोड़ की गाड़ी खरीदी, 5-5 लाख के 2 मोबाइल खरीदी आपकी स्पीकर ने। कोई है कोई गैरत, कोई मंतक है कि बंदा पर्सनल मोबाइल जो है वो सरकारी नहीं? आपको पता, आप मुझे बता दो। और 22 ग्रेड के 20 ग्रेड के अफसरान को अनलिमिटेड पेट्रोल, गरीब आवाम का 336 रुपए लीटर आपने अफसरान को ये फ्री कर दिए। आप जहाज एक जिले से दूसरे जिले जाएंगे 11 अरब की जहाज में 18 करोड़ आप जी मधुखेल साहब जवाब सुनिएगा, सर जवाब सुनिएगा, सर जवाब सुनिएगा। और ये 30 अरब रुपए से ज्यादा जो आपने इश्तिहारात पे खर्च किया वो किस खाते में जाएंगे, इसको कौन जवाब देगा? जवाब पंजाब की 12 करोड़ आवाम देंगे, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। उसामा अगर गाड़ियों की जी बरिस्टर साहब शॉर्ट सा कमेंट सर आप बात कर रहे थे जी। एक फिक्रा मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी को ये शौक है ना कि वो चाहे कोई भी जमात है कि वो अपनी कारकर्दगी का आवाम से जवाब लेना चाहती है तो वो जरा बल्दियाती इंतखाबात करवा लें तो फिर मान लेंगे कि आप सारे लोग ठीक नहीं सर बल्दियाती इंतखाबात में फिर कहां से हिस्से आएंगे, क्या बात कर जी बरिस्टर साहब प्लीज बताइएगा। गुजारिश सिर्फ इतनी है, कि 3 साल से आप रूल बना रहे हैं, आपने जो इंतखाबात के कानून बनाए सुनिएगा जरा ऑडियो दीजिएगा बरिस्टर साहब की। बरिस्टर साहब बताइएगा, आपने मेयर का बरिस्टर साहब कंक्लूडिंग रिमार्क सर क्लोजिंग पे जा रहा है जी जी। आप कानून साहब ये हुकूमत है, मधुखेल साहब भी हुकूमत है, फराह खान साहिबा भी हुकूमत है, और इस हुकूमत का आप हाल देख लें, ये एक दूसरे के ऊपर मतलब क्योंकि ये हुकूमत चल नहीं रही। नहीं लेकिन बरिस्टर साहब इसको तो पॉजिटिव लीजिए ना। मैं तो बंदूखेल साहब की सारी गुफ्तगू को बहुत पॉजिटिव ले रहा हूं, क्योंकि अगर इत्तेहादी होने के बावजूद वो तनकीद कर रहे हैं तो ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है। मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव ले रहा हूँ। मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट भी करता हूं कि किसी सर देखिए ना, होना तो यही चाहिए ना, होना तो यही चाहिए, जो जहां पे गलत है वहां पे कहना चाहिए। इत्तेहाद होना एक अलग बात है। लेकिन देखें जो काम हुकूमत इस वक्त कर रही है उसके अंदर मधुखेल साहब बराबर की शरीक हैं। सिर्फ बात जुबानी जमा खर्च से कुछ नहीं बनेगा। आप टीवी के ऊपर आकर बैठ के क्रिटिसाइज करेंगे कुछ नहीं होगा। आपको अपनी तौर पे कुछ करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि जी अगर हुकूमत किसी तरह चलानी है तो हम इससे साइडलाइन हो रहे हैं, हम इस हुकूमत को छोड़ रहे हैं। वी विल नॉट बी फारूकी साहब क्या ये वक्त ऐसा है जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ने की बात करें, मुतहम्मिल हो सकते हैं हम? इसी तरह से चलना है, जब तक ये चल सकेगा आखिरी दमों तक कोशिश होगी कि किसी तरह गिरते पड़ते। मोहतरम मेरी बात सुनो, 170 का फिगर इनके पास आ चुका है, ना हुकूमत में शामिल है, ना हुकूमत को हमारी जरूरत है। हमारे पास आईनी होते हैं, उसके बदले में हमने वज़ीर-ए-आज़म को वोट दिया, उसके बाद 170 का फिगर उसको पहुंच चुका है और 30-40 MNA वो तोड़ चुके हैं। अंदरूनी खाना PTI के उनके साथ है। हुकूमत को ना पीपल्स पार्टी की जरूरत है, ना इनकी जरूरत है, किसी की राइट, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बरिस्टर साहब आपका, शहजाद फारूकी साहब आपका शुक्रिया, फराह खान साहिबा आपका शुक्रिया, कादिर बंदूखेल साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।